नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा लेकर आया हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस जिसका नाम है गैल्वेनिक सेल और जिसे हम लोग वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। इस डिवाइस का बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि इस डिवाइस के अंदर हम लोग केमिकल एनर्जी को, यानी वो एनर्जी जो केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी केमिकल चेंज होगा, केमिकल रिएक्शन होगा और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उस एनर्जी को हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ताकि उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर सकें। चाहे वो घड़ियों में यानी रिस्ट वॉच में यूज होने वाली बटन सेल हो, या फिर वॉल क्लॉक्स या टीवी के रिमोट कंट्रोल्स में यूज होने वाली AA बैटरीज, और या फिर गाड़ियों और इन्वर्टर्स में यूज होने वाली लेड स्टोरेज बैटरी, और या फिर स्पेसक्राफ्ट और दूसरे स्पेस इक्विपमेंट्स में यूज होने वाले H2O2 फ्यूल सेल। ये सभी बेस्ड हैं इसी प्रिंसिपल पर, जिसका नाम है गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल, जिसके बारे में आज की क्लास में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। आइए अब हम इस वोल्टेइक सेल की बनावट को देखते हैं। इस वोल्टेइक सेल में दो कंटेनर्स में, एक कंटेनर में हमने जिंक से बनी हुई इलेक्ट्रोड ली, जिंक मेटल से बनी हुई इलेक्ट्रोड ली, और दूसरे कंटेनर में जो कि राइट में रखा गया है, हमने कॉपर मेटल से बने हुए एक इलेक्ट्रोड को लिया और दोनों को कनेक्ट किया एक इलेक्ट्रिकल वायर से। बीच में, क्योंकि अभी सर्किट कंप्लीट नहीं है और अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो सेल काम नहीं करेगी, इसलिए बीच में हमने रखा एक इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब, जिसको हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज की बात करें तो इसके अंदर एक्वस सॉल्ट्स भरे हुए होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है NaCl, और इन सॉल्ट्स को हम लोग जेलीफाई कर देते हैं जेलीफाइंग एजेंट अगार अगार यानी कि जिलेटिन से। जिलेटिन वो कंपाउंड है, वो सब्सटेंस है जिसको हम लोग जो एडिबल होता है, जिसको हम खाने की कई चीज़ों में यूज़ करते हुए आए हैं काफ़ी दिनों से, जैसे कि आइसक्रीम्स और दूसरे कोल्ड फूड्स, और साथ साथ हम लोग शेव जेल्स वगैरह में भी इसको हम लोग यूज़ करते रहे हैं। तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम लोग एक्वस सॉल्ट्स को फिल करते हैं जेलीफाई करके विद द हेल्प ऑफ जिलेटिन। एनोड की कंटेनर में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो बनाया है वो हमने 1 मोलर जिंक सल्फेट ऐड किया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और कैथोड के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो हमने सॉल्यूशन ऐड किया है वो 1 मोलर कॉपर सल्फेट यूज़ किया है। जो कंसंट्रेशन है वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, 1 मोलर होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया जिसके अंदर हमने 1 मोलर जिंक सल्फेट मिलाया, और दूसरा कंटेनर लिया जिसके अंदर हमने 1 मोलर कॉपर सल्फेट मिलाया। जो 1 मोलर जिंक सल्फेट लिया उसमें हमने जिंक की रॉड डिप की और उसे लेफ्ट में रखा हमने, और इस इलेक्ट्रोड को हमने नाम दिया एनोड, और क्योंकि लेफ्ट में रखा गया इसको। और जो राइट में हमने कंटेनर लिया है जिसमें हमने 1 मोलर कॉपर सल्फेट मिलाया है, उसके अंदर हमने कॉपर की रॉड डिप की और उस इलेक्ट्रोड को, उस रॉड को हमने नाम दिया कैथोड, और हमेशा राइट में रखा जाता है। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, एनोड को हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है और कैथोड को हमेशा राइट में रखा जाता है। ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होती है। गैल्वेनिक सेल किसी भी मटेरियल से बना हो सकता है, चाहे वो जिंक हो, चाहे वो कॉपर हो, या कोई और दूसरा भी हो सकता है। तो हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि एनोड जो हो वो हमेशा लेफ्ट में हो और कैथोड जो हो वो हमेशा राइट में हो। अब ये डिवाइस काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये पता करने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर वायर से एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया, और जब इस बल्ब को हमने कनेक्ट किया तो ये बल्ब जो है वो ग्लो करने लगा। ये ग्लो करने लगा, इससे हमें ये मालूम चलने लगा कि ये सेल जो है काम कर रही है। यानी हो क्या रहा है, एनर्जी फ्रॉम द केमिकल, हो क्या रहा है, एनर्जी फ्रॉम द केमिकल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल। यानी केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर हो रहे हैं। वो क्या हो रहे हैं केमिकल रिएक्शंस अभी देखते हैं, लेकिन यहाँ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और जिससे जो केमिकल एनर्जी है, जो इन केमिकल से रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये पता करने के लिए कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, हम इस बल्ब को हटाकर यहाँ पर एक दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा दें जिसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर, ताकि हम मेजर कर सकें कि इन दोनों हाफ सेल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों ही सॉल्यूशंस के बीच में जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हम मेजर कर सकें विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। सॉरी, पोटेंशियोमीटर नहीं, वोल्ट मीटर। तो इसे हम क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर, जो दोनों ही इलेक्ट्रोड्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमने लगाया है। क्या है ये, वोल्ट मीटर।
दोनों ही सॉल्यूशंस में हमारे पास 1 मोलर सल्फेट आयन है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, तो उसका रोल जो है वो इफेक्ट नहीं डालेगा, इसलिए हम लोग सल्फेट आयन को सिंप्लिसिटी के लिए इस सर्किट में से हटा रहे हैं। अब देखते हैं कि इस सर्किट में करंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है और क्यों प्रोड्यूस हो रहा है। तो सबसे पहले आपको एक पैटर्न मैं बताता हूं और उसको जरा ध्यान दीजिएगा। एनोड पर जो जिंक का मेटल है वो ऑक्सीडाइज होता है और कैथोड में जो कॉपर आयंस डिसॉल्व्ड हैं वो रिड्यूस होते हैं। अब इसको याद करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बताता हूं जिसको आप याद रखें हमेशा। आप याद रख सकते हैं रेड कैट, या फिर आप ये भी याद कर सकते हैं ऑक्सेन, ऑक्सेन यानी बैल और रेड कैट यानी लाल बिल्ली। तो रेड कैट अगर आप याद रखेंगे तो इससे याद करना आपको बहुत आसान हो जाएगा कि जब भी रिडक्शन होगी हमेशा वो कैथोड पर होगी। जब भी रिडक्शन होगी हमेशा वो कैथोड पर होगी, यानी रिडक्शन एट कैथोड। तो आप रेड कैट याद रखें, क्योंकि अगर रिडक्शन कैथोड पर हो रही है तो ऑक्सीडेशन एनोड पर होगी ही होगी। अगर आपको ये पैटर्न याद नहीं रहता तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं ऑक्सेन, ऑक्सेन यानी बैल होता है, आप जानते हैं। यहां स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन हम प्रोनाउंस वही करेंगे, ऑक्सेन यानी बैल। और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, एन मतलब एनोड, यानी ऑक्सीडेशन जब भी होगा वो एनोड पर होगा। ये दो बातें कभी भी चेंज नहीं हो सकती और इन दोनों पैटर्न्स को आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, इस तरह से भी याद कर सकते हैं, दोनों से भी याद कर सकते हैं, मर्जी आपकी है जो आपको अच्छा लगे। तो हमने देखा कि जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। हम जानते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और लूज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जब वो ऑक्सीडाइज होगा तो जिंक मेटल जो है वो जिंक आयन में कन्वर्ट होगा और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वायर को होते हुए जाएंगे कैथोड पर। थ्रू वायर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे जो जिंक ने लूज किए हैं और इसकी वजह से जिंक ऑक्सीडाइज हुआ और ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कॉपर की इलेक्ट्रोड पर। कॉपर की इलेक्ट्रोड पर भूखे नंगे यानी कि कॉपर आयंस, इनको मैंने भूखा नंगा क्यों कहा, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के लिए पुल बहुत ही ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है इसके बारे में थोड़ी देर में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो ये कॉपर के आयंस इंतजार कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक से आए, और क्योंकि इसके ऊपर +2 चार्ज है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे और न्यूट्रलाइज होकर डिपॉजिट हो जाएंगे ये इलेक्ट्रोड के साथ, इलेक्ट्रोड के पास। तो इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं एनोड जो है वो जिंक प्रोड्यूस कर रहा है और वो कौन कंज्यूम कर रहा है, कॉपर आयंस कंज्यूम कर रहे हैं और वो डिपॉजिट हो जा रहे हैं कैथोड पर। तो एनोड पर हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, यानी जिंक मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और Zn2 पॉजिटिव आयंस फॉर्म कर रहा है और वो आयंस जो है वो डिसॉल्व हो रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर और रिलीज कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी एनोड जो है एक इलेक्ट्रॉन्स की फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है, ये एक प्रोड्यूसर की तरह काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। अब इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड, जिसकी वजह से करंट भी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड ट्रैवल कर रहे हैं थ्रू द वायर, तो करंट जो है आई जो है वो ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम कैथोड टू एनोड थ्रू द वायर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही हमेशा करंट ट्रैवल कर रहा है। और वोल्ट मीटर एक रीडिंग शो करेगा, उस रीडिंग को हम लोग कहते हैं ई नॉट सेल या ईएमएफ ऑफ सेल। और कॉपर और जिंक के पेयर के केस में यहां पर ई नॉट की जो वैल्यू होगी वोल्ट मीटर पर, यानी जो वोल्ट मीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा वो एग्जैक्टली 1.10 वोल्ट होगी, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया है 1 मोलर जिंक सल्फेट भी और 1 मोलर कॉपर सल्फेट भी। तो इसलिए ई नॉट की जो रीडिंग होगी, ईएमएफ की जो वैल्यू होगी वोल्ट मीटर पर, यानी जो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस केस में हमेशा फिक्स होगा और वो 1.10 वोल्ट होगा। अब जिंक इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है तो कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं, यानी कॉपर 2 पॉजिटिव आयन ने 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया क्योंकि उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है और उसने बनाया कॉपर सॉलिड और ये डिपॉजिट हो गया कहां पर, इलेक्ट्रोड पर, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो इस सर्किट में हम देख रहे हैं एनोड जो कि इस एग्जाम्पल में जिंक है वो प्रोड्यूसर्स के साथ काम कर रहा है और जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो कैथोड के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। ऐसा ही होता है हमारे आसपास भी, शहरों में, सिटीज में जो हैं वो कंज्यूमर्स रहते हैं
और प्रोड्यूसर जो हैं सिटीज़ के बाहर फैक्ट्रीज या फार्मर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्शन को, और हम कंज्यूमर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग फार्मर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और वो गुड्स को, कंज्यूमेबल्स को हम तक यानी कि कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर भी ये प्रोड्यूसर है, ये फैक्ट्रीज की तरह काम कर रहा है और सारे कंज्यूमर्स यहाँ पर हैं। इसीलिए यहाँ पर जो होता है वो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और यहाँ पर क्योंकि कंज्यूमर्स होते हैं इसीलिए हमेशा एनोड हमें इस तरह सेलेक्ट करना होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करे और कैथोड हमें इस तरह सेलेक्ट करना होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड करे, इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट जो है प्रोड्यूसर्स तक भेजे। तो जिंक मेटल एनोड पर ऑक्सीडाइज करके Zn2 पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, एंड वो इलेक्ट्रॉन जो जिंक मेटल ने रिलीज किए हैं वो इलेक्ट्रॉन कॉपर आयंस तक पहुंच रहे हैं और वो कॉपर आयंस को कंज्यूम करके डिपॉजिट हो रहे हैं कॉपर मेटल पर इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पर और ये रिड्यूस हो रहा है यहाँ पर। ये सेल जो है रेडॉक्स प्रिंसिपल पर काम करती है, दो रिएक्शंस एक साथ होती हैं, दोनों की दोनों कौन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस एक साथ होती हैं। इसे हमने इसलिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोला क्योंकि आधी रिएक्शन ये इस सेल को चला रही है और आधी रिएक्शन ये इस सेल को चला रही है, तो इसीलिए हम इन दोनों सेल्स को ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल भी कह देते हैं। तो इस कंटेनर को हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल का नाम देंगे और इस पर होने वाली रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोलेंगे और इस कंटेनर को हम लोग रिडक्शन हाफ सेल बोलेंगे और इस पर होने वाली रिएक्शन को हम लोग रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलेंगे। ये दोनों हाफ रिएक्शंस एक साथ काम करती हैं, कभी अलग अलग काम नहीं कर सकती और एक साथ काम करके ये दोनों रिएक्शंस गैल्वेनिक सेल कहलाती हैं। अब जैसे जैसे सेल काम करती रहती है, जिंक जो है इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की वजह से धीरे धीरे जिंक पर जो चार्ज डिपॉजिट हो रहा है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है कौन, कॉपर आयन, और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की वजह से कॉपर पर जो चार्ज डिपॉजिट होने लगता है वो नेगेटिव होता है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स को जिंक लूज कर रहा है वो चार्ज और पॉजिटिव बढ़ता रहता है क्योंकि Zn आयंस जो है वो सॉल्यूशन में रिलीज हो रहे हैं और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन से गेन कर रहा है कॉपर आयंस वैसे वैसे जो है कॉपर पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगता है और जब ये नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट पूरी तरह से हो जाता है, ज्यादा अमाउंट में हो जाता है, तो ये सेल काम करना बंद कर देती है क्योंकि जिंक अब पॉजिटिव हो गया है, एनोड अब पॉजिटिव हो गया है, कैथोड पर जो चार्ज है वो नेगेटिव हो गया है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल नहीं कर सकता और पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकता। तो जिंक अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करेगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी जिंक पर, और कॉपर अगर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कॉपर पर रिडक्शन नहीं होगी, यानी ये सेल काम करना बंद कर देगी। और उस केस में सामने आता है हमारे एक सुपर हीरो जिसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। उस सॉल्ट ब्रिज में बहुत सारे फ्री आयंस होते हैं। ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, एनोड पर रिलीज करता है नेगेटिव आयंस और कैथोड पर रिलीज करता है पॉजिटिव आयंस। अब इसने एनोड पर रिलीज किया नेगेटिव आयंस यानी एनायंस और कैथोड पर रिलीज किया पॉजिटिव आयंस यानी कैटायंस। ऐसे भी याद रख सकते हैं, कैथोड पर कैटायंस और एनोड पर एनायंस। रिलीज करने से धीरे धीरे जो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ था जिंक मेटल पर, जिंक पर यानी कि एनोड साइड में, वो धीरे धीरे नेगेटिव होने लगेगा और नेगेटिव का अमाउंट बढ़ने लगेगा, जबकि क्योंकि सॉल्ट ब्रिज जो है एनायंस रिलीज कर रहा है एनोड पर और कैटायंस रिलीज कर रहा है कैथोड पर, तो जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेगा कैथोड पर और ये सेल दोबारा से काम करना शुरू कर देगी। यानी कि ये दूसरा फंक्शन था सॉल्ट ब्रिज का कि उसने रिस्टोर किया चार्ज एनोड और कैथोड पर ताकि सेल दोबारा से स्टार्ट कर सके वर्किंग। तो पहला काम हमने शुरुआत में ही देखा था, सॉल्ट ब्रिज ने सर्किट को कंप्लीट किया था क्योंकि इनकम्प्लीट सर्किट जो है वो काम नहीं करती। सर्किट को कंप्लीट करके इसने सर्किट को शुरू करवाया था। सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस की बात करें तो इसका पहला फंक्शन हमने देखा था कि इट कंप्लीट्स द सर्किट और दूसरा फंक्शन हमने अभी देखा कि ये रिस्टोर करता है चार्ज एनोड और कैथोड पर ताकि द सेल कैन स्टार्ट वर्किंग। ये कब करता है, जब सेल काम करना बंद कर देती है, क्योंकि चार्ज जो एनोड पर और कैथोड पर होता है वो ऑपोजिट डिपॉजिट होने लगता है इसकी वजह से। तो बात ध्यान देने वाली ये है कि सॉल्ट ब्रिज के दो यूज होते हैं, ये दोनों यूज याद रखें आप अच्छे से, कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है।
तो पहला यूज क्या है, सर्किट को कंप्लीट किया ताकि सेल जो है स्टार्ट कर सके वर्किंग। और दूसरा ये क्या है, ये रिस्टोर करता है चार्ज एनोड और कैथोड पर। ये कैसे करता है, एनायंस रिलीज करता है, एनोड पर, और कैटायंस रिलीज करता है कैथोड पर, ताकि रिस्टोर हो सके एनोड और कैथोड पर चार्ज और सेल ये दोबारा से काम कर सके। अब हमने उस वोल्टेइक सेल को एक मिनिएचर फॉर्म में ले लिया है ताकि हम इसके बारे में और दूसरे एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर सकें। तो हमने देखा एनोड पर जो जिंक से बना है, जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कैथोड पर कॉपर आयंस जो हैं जो सॉल्यूशन के अंदर है वो इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम करके कैथोड पर डिपॉजिट हो रहे हैं। अब एग्जाम में पूछी जाने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन को मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, जिस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। इस सेल रिप्रेजेंटेशन में देखिए कुछ भी नहीं होता, जो यहाँ पर रिएक्शंस में नजर आ रहा है उसी को एक खास तरह से हम लोग दिखा देते हैं। तो हम देख रहे हैं एनोड जो कि लेफ्ट में है, हो क्या रहा है, जिंक मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है और प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स और साथ में और एक Zn2 पॉजिटिव आयन फॉर्म कर रहा है। तो जिंक जो है सेल रिप्रेजेंटेशन में हम दिखा रहे हैं कि वो Zn से Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, Zn2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर। जबकि कैथोड पर क्या हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं कॉपर सॉलिड में, यानी कि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है कॉपर सॉलिड में। ये हो रहा है कैथोड पर, और इन दोनों के बीच में क्या है, सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज को दिखाने के लिए हम लोग ये रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया इसका, सेल रिप्रेजेंटेशन। अब सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करने के बाद हम लोग एक कंप्लीट सेल रिएक्शन को लिखना सीखते हैं। तो सेल रिएक्शन लिखने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को रिडक्शन हाफ रिएक्शन से ऐड कर देना होता है। लेकिन ऐड करते वक्त हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन का लेन देन दोनों ही रिएक्शंस में सेम होना चाहिए। यानी अगर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हो तो कॉपर भी 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा हो। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में ऐसा नहीं होता, वहां पर जो आयन है वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उस रिएक्शन को, उस आयन को 2 बार करना पड़ता है। यानी कुछ नहीं करना होता हमें, उस दूसरे वाली रिएक्शन में जहां इलेक्ट्रॉन का लेन देन कम है वहां पर हमें वो नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ता है जो पहली वाली रिएक्शन में है, वो हम आगे देखेंगे। तो हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन हाफ को रिडक्शन हाफ से ऐड किया, और ऐड करने पर हमारे सामने जो रिएक्शन आ गई वो कुछ ऐसी थी। तो हमने लेफ्ट साइड में देखा Zn प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, और राइट साइड में हमने देखा Zn2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस कॉपर सॉलिड आ गया, और 2 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ कॉमन है। तो इससे हमने कैंसिल आउट किया, और कैंसिल आउट करने पर हमारे सामने जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आ गया वो कुछ ऐसा नजर आया कि Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव आयन 1 मोलर गिव्स Zn2 पॉजिटिव 1 मोलर प्लस कॉपर सॉलिड। तो हमारे सामने ये फाइनल सेल रिएक्शन आ गई, जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन पर होने वाली रिएक्शंस को ऐड करके आई। आगे भी कभी हमसे कहा गया कि सेल रिएक्शन फाइंड आउट करें, तो हम लोग हर बार ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को रिडक्शन हाफ रिएक्शन से ऐड करके जो फाइनल रिजल्ट होगा वही हमारा सेल रिएक्शन होगा। अब ये सारी बातें करने के बाद अब हम बात करते हैं कि जो वोल्ट मीटर ने जो रीडिंग दी थी 1.10, यानी ईएमएफ जो दिया था सेल का, यानी दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल्स का डिफरेंस था वो कैसे निकाला, या उसको हम थ्योरेटिकली भी कैसे निकाल सकते हैं। तो इस सेल में हम देख पा रहे हैं कि जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। हर बार जिंक या जो भी एनोड होगा, जिस भी मटेरियल से बना हो या जिस भी मटेरियल से बना हुआ हो, हमेशा वो ऑक्सीडाइज होता है, और हमेशा कैथोड जिस मटेरियल से बना हो वो हमेशा रिड्यूस होता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए हम लोग एक बहुत ही खास टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं ई नॉट यानी रिडक्शन पोटेंशियल। वो कैथोड की जो होती है हमेशा ज्यादा होती है और एनोड की जो होती है हमेशा कम होती है। यानी हम जब भी कोई वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल सेटअप करते हैं, ये ध्यान में रखते हुए करते हैं कि कैथोड पर जो मटेरियल लिया जाए उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होने का मतलब क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन के लिए पुल ज्यादा हो, और एनोड पर हम वही मटेरियल रख सकते हैं जिसके पास रिडक्शन पोटेंशियल लो हो, यानी इलेक्ट्रॉन्स के लिए पुल कम हो। तभी वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकेगा और तभी ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकेगा, और इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड पर ट्रैवल करेंगे और करंट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, यानी करंट प्रोड्यूस हुआ केमिकल रिएक्शंस की वजह से। तो ई नॉट एनोड का हमेशा कम होना चाहिए, ई नॉट कैथोड के, और इन्हीं के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग ईएमएफ या ई नॉट सेल भी कहते हैं। और आइए देखते हैं उसे हम निकालते कैसे हैं। तो ईएमएफ ऑफ द सेल निकालने के लिए, यानी कि एनोड और कैथोड में जो पोटेंशियल्स का डिफरेंस है,
डिफरेंस है उसे हम लोग ईएमएफ ऑफ द सेल और या फिर ई नॉट सेल भी कहते हैं। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस ऑफ द सेल और ई नॉट सेल भी कहते हैं। इसको फाइंड आउट करने हम लोग कुछ नहीं, ज्यादा पोटेंशियल वाले में से कम पोटेंशियल वाले को हर बार माइनस करते हैं, यानी हर बार हम कैथोड के पोटेंशियल में से एनोड के पोटेंशियल को माइनस करेंगे, यानी ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। और स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशंस को फॉलो करते हुए हम लोग कैथोड को हमेशा राइट में रखते हैं, यानी ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट। अब ई नॉट ऑफ राइट यानी कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू जो है वो 0.34 होती है, और जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू माइनस का 0.76 होती है, और बीच में एक माइनस साइन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने इसमें से इस वैल्यू को माइनस किया और हम ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, यानी 0.34 प्लस 0.76, और ऐड करने पर जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी कॉल्ड ई नॉट। उसका रिजल्ट जो है वो 1.10 वोल्ट मिलेगा। हमें कितना मिलेगा? 1.1 वोल्ट। और यही वोल्ट मीटर ने भी स्टार्टिंग में हमें रीडिंग दी थी। तो हमें ये ध्यान रखना होगा हमेशा एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा। एनोड पे इस केस में जिंक मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो डिग्रेड हो रहा है, और धीरे धीरे कॉपर के जो इलेक्ट्रोड है वो स्वेलअप हो रही है, क्योंकि कॉपर आयंस जो है डिपॉजिट हो रहे हैं कैथोड पर। तो आप देख पा रहे हैं कि जिंक मेटल जो है वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है और वो डिफॉर्म हुआ, और कॉपर आयन जो है वो स्वेलअप हुआ। ऐसा हमेशा गैल्वेनिक सेल में नजर आएगा। एक बात और, ये जरूरी नहीं है कि हर बार हम लोग एनोड जिंक लें और कैथोड कॉपर लें। हम यहाँ पर जिंक और कॉपर के अलावा कोई भी इलेक्ट्रोड्स ले सकते हैं, दो, इनके अलावा भी ले सकते हैं, इनके साथ कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हैं। हमें सिर्फ एक बात का ध्यान देना होगा कि रिडक्शन पोटेंशियल जो हो कैथोड वाले का हाई हो और रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो एनोड वाले का लो हो। दोनों ही केस में हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं क्योंकि स्टैंडर्ड टर्म है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का हमेशा हाई होना चाहिए और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का लो होना चाहिए। एक और बात, अगर हम जिंक और कॉपर के पर्टिकुलर पेयर को यूज करते हैं तो ऐसे गैल्वेनिक सेल को हम लोग डेनियल सेल भी कहते हैं। क्या बोला मैंने? अगर हम जिंक और कॉपर के पर्टिकुलर पेयर, यानी जिंक एनोड की तरह बिहेव कर रहा है और कॉपर कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग, इस गैल्वेनिक सेल के कॉम्बिनेशन को हम लोग एक खास नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं डेनियल सेल। यानी डेनियल सेल गैल्वेनिक सेल का एक सबसेट है, और बाकी कॉम्बिनेशन जिंक और कॉपर के अलावा डेनियल सेल नहीं कहलाएंगे। वो सबके सब सिंपल गैल्वेनिक सेल हैं, लेकिन इस कॉम्बिनेशन को हम लोग डेनियल सेल के नाम से भी जानते हैं। आइए अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। ये वो अरेंजमेंट होती है, ये वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोड का या किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। हम किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड को इससे रेफर करते हैं, इसके रेफरेंस में रखते हैं, इसके रेफरेंस में कनेक्ट करते हैं, जिसकी मदद से हम लोग उस अननोन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि ये कैसे बनी होती है और ये कैसे काम करती है। तो इसके अंदर हमने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर हमने 1 मोलर HCl यानी HCl फिल किया, जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर थी। ये स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन हम लोग लेके चलेंगे क्योंकि जितनी भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की कैलकुलेशन होती है सब के सब स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन पर होती है, और वो कितनी होती है? 1 मोलर। और इसके अंदर हमने एक प्लैटिनम की वायर ली जिसे हमने एनक्लोज किया एक ट्यूब में, इन्वर्टेड ट्यूब में, और जिसमें हमने एयर पंप इन की। इस प्लैटिनम वायर के, ये प्लैटिनम वायर एक इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगी क्योंकि हम इसके अंदर गैस फिल कर रहे हैं, गैस पंप इन कर रहे हैं फ्रॉम हेयर, और हमने इसमें हाइड्रोजन गैस पंप की 1 atm प्रेशर पर। तो ये अपनी सरफेस प्रोवाइड करेगी ताकि जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन जो है वो इसकी सरफेस पर हो। एक खास बात ये बता दूं मैं आपको कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये एनोड की तरह बिहेव कर सकती है और कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकती है। डिपेंड इस बात पर करता है कि ये किसके साथ कनेक्टेड है। तो सबसे बड़ी बात इसको लेने का, इसको एज ए रेफरेंस लेने का ये फायदा है, और या ये इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये एज एनोड भी बिहेव करती है और एज कैथोड भी बिहेव करती है। यानी जब ये एनोड की तरह बिहेव करेगी तो इस पर होने वाली रिएक्शन कहलाएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और अगर ये कैथोड की तरह बिहेव करेगी तो इस पर होने वाली रिएक्शन कहलाएगी रिडक्शन रिएक्शन। जब ये एनोड की तरह बिहेव करेगी तो इसमें हाइड्रोजन गैस जो है, जो हम पंप इन कर रहे हैं, वो प्लैटिनम की सरफेस पर हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, जो कि इस
के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। जबकि अगर ये कैथोड की तरह बिहेव करेगी यानी इस पर रिडक्शन होगा तो जो H पॉजिटिव आयंस हैं इस सॉल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, वो फॉर्म करेंगे हाइड्रोजन गैस रिड्यूस होकर, और वो हाइड्रोजन गैस जो है वो फॉर्म होगी कहां पर, प्लैटिनम की फायर पर। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस जो पंप इन की जा रही है वो ऑक्सीडाइज हो रही है और H पॉजिटिव आयन फॉर्म कर रही है। जबकि H पॉजिटिव आयन अगर ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो H पॉजिटिव आयन जो सॉल्यूशन के अंदर है वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आर्बिट्रेरीली फिक्स होता है और उसकी वैल्यू 0 होती है। हम किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड को इससे कंपेयर करते हैं और उसमें जो वोल्टमीटर की रीडिंग होगी उसकी मदद से हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि उस अननोन इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है इसके रेफरेंस में कितना है। ये सारी कैलकुलेशंस हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशंस पर कर रहे हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन जैसे कि 1 मोलर कंसंट्रेशन, 1 ATM प्रेशर, और ये सारी अरेंजमेंट जितनी भी हमने अभी तक पढ़ी है सब की सब 298 केल्विन यानी स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर पर हम लोग कर रहे हैं, जिसे हम 25 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं। तो ये 3 स्टैंडर्ड्स यहाँ पर मेंटेन किए जाते हैं। एक बार फिर से मैं बताता हूँ आपको। पहला स्टैंडर्ड है 1 मोलर HCl, दूसरा स्टैंडर्ड है 1 ATM प्रेशर पर जब हम गैस फिल कर रहे हैं, और तीसरा स्टैंडर्ड ये है कि जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का जो हम लोग रूम टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं दैट इज 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस। तो जब तक ये 3 स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे वो स्टैंडर्ड होंगे और उनके ऊपर ये नॉट या थीटा की मदद से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, और वो कैलकुलेशंस, वो पोटेंशियल जो कहलाएंगे वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स कहलाएंगे। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इस एपरेटस की मदद से कैसे निकालते हैं आइए जानते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने एक अननोन, मान लेते हैं हमने एक अननोन इलेक्ट्रोड ली जिंक, और हमें इसका रिडक्शन पोटेंशियल मालूम नहीं है। हमने इसे कनेक्ट किया SHE के साथ। SHE इसको हमने डिप किया था एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर की थी, और उसमें हमने HCl मिलाया है 1 मोलर, और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस पंप इन की जा रही है 1 ATM प्रेशर पर। अब सिंप्लिसिटी के लिए इन दोनों चीजों को हम लोग हटा देते हैं यहां से। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने एक अननोन इलेक्ट्रोड जिंक ऐड की है जिसको हमने डिसॉल्व किया है 1 मोलर ZnSO4 सॉल्यूशन में, जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो जब हमने इसको कनेक्ट किया तो हमने देखा कि करंट की डायरेक्शन जो थी फ्रॉम SHE टू जिंक थी। करंट जो है वो ट्रैवल कर रहा था फ्रॉम SHE टू जिंक, और जब हमने वोल्टमीटर कनेक्ट किया इस डिवाइस से तो जो रीडिंग निकल कर आई वोल्टमीटर पर वो थी 0.76। कितनी रीडिंग थी? 0.76 वोल्ट। तो वोल्टमीटर ने जो रीडिंग दी वो 0.76 वोल्ट दी। अब हम इसका सेल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि एनोड और कैथोड पर सेल क्या रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो एनोड पर जिंक जो है Zn2 पॉजिटिव आयन फॉर्म कर रहा है, और कैथोड पर H पॉजिटिव आयन जो है वो H2 गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इनके बीच में जो है सॉल्ट ब्रिज काम कर रही है। अच्छा, इसी के साथ साथ हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को भी जरा देखते हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस क्या हैं। ये हटा देते हैं हम लोग इसको। तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है Zn2 पॉजिटिव आयन में, जबकि हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं H2 गैस में, जिसको हमने सेल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। ये प्लैटिनम सॉलिड इसलिए दिखाया गया है क्योंकि जो रिएक्शन है वो प्लैटिनम की सरफेस पर हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लैटिनम सॉलिड यहाँ पर भी शो किया है और यहाँ पर भी शो किया है। आइए अब हम देखते हैं कैसे हम लोग SHE की मदद से रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट कर पा रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट कर पा रहे हैं जिंक का। तो हम जानते हैं कि हम लोग ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल में से कम रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस करते हैं तो जाके हमें पूरे सेल का EMF मिलता है, E0 सेल मिलता है, यानी EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, जिसे हम E0 ऑफ राइट माइनस E0 ऑफ लेफ्ट कहेंगे। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात ये आ रही होगी कि हमने SHE को ही क्यों कैथोड लिया इस केस में और जिंक को ही क्यों एनोड लिया, क्या हर बार हम लोग जिंक को एनोड लेंगे? नहीं, ये जरूरी नहीं है। हम लोग जब इस सर्किट को कनेक्ट करते हैं, जिंक को या किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं SHE से, तो हम लोग करंट की डायरेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, और हम जानते हैं करंट की डायरेक्शन हमेशा कैथोड से एनोड होती है। तो जब हमने जिंक को कनेक्ट किया SHE से तो हमने करंट की डायरेक्शन को ऑब्जर्व किया और हमने ये पाया कि करंट की डायरेक्शन जो थी वो फ्रॉम SHE टू जिंक थी, ना कि जिंक टू SHE थी। इसलिए हमें मालूम चल गया कि जिंक जो है वो एनोड है और SHE जो है वो कैथोड है, यानी E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। अब हमें EMF निकालना है यानी E0 ऑफ सेल निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? ज्यादा, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ
हाइड्रोजन में से हम माइनस कर देंगे जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल को। अब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू 0 होती है, और जिंक के लिए रिडक्शन पोटेंशियल हमें निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो इसकी वैल्यू हम लोग देखेंगे तो इसकी वैल्यू निकलकर 0 माइनस एक्स मिली। अब हमने देखा था कि वोल्टमीटर ने जो रीडिंग शो की दैट इज 0.76, तो वो ईएमएफ है, उसकी वैल्यू को हमने ई नॉट सेल के बदले यानी ईएमएफ ऑफ द सेल के बदले पुट किया, तो हमें एक्स की वैल्यू रीअरेंज किया हमने, एक्स को हम इधर ले आए, 0.76 को हम इधर ले आए, तो हमें जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है एक्स इज इक्वल टू माइनस 0.76, जो कि हमने पहले भी यूज किया था गैल्वेनिक और डैनियल सेल में। तो यहां पर हमने एक अननोन इलेक्ट्रोड जिंक के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो कि स्टैंडर्ड कंडीशंस पर निकालते हैं फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ SHE। अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल एक और अननोन इलेक्ट्रोड का जो कि है कॉपर। अब देखते हैं करंट की डायरेक्शन क्या होगी। इस बार जब हमने कॉपर को कनेक्ट किया SHE से तो हमने करंट की डायरेक्शन को ऑब्जर्व किया, तो करंट की डायरेक्शन जो थी फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड टू SHE थी। इसका मतलब ये है कि कॉपर जो है इस बार वो बिहेव कर रहा है एक कैथोड की तरह, और SHE जो है वो बिहेव कर रहा है एनोड की तरह। यानी SHE पर होने वाली जो रिएक्शन है वो ये होगी कि H2 गैस जो है, क्योंकि हमने देखा था SHE दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, एनोड की तरह भी और कैथोड की तरह भी, कुछ के साथ वो एनोड की तरह बिहेव करता है। यानी वो एलिमेंट्स जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उनके साथ ये एनोड की तरह बिहेव करता है, और वो जिनका रिडक्शन पोटेंशियल इससे कम होता है उनके साथ ही कैथोड की तरह बिहेव करता है। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हमें उम्मीद है कि इससे ज्यादा निकल कर आएगा, इसीलिए कॉपर जो है वो रिड्यूस होता हुआ दिखाई देगा हमें यहाँ पर। तो कॉपर के आयंस जो हैं वो रिड्यूस होकर कॉपर मेटल बना रहे हैं, जबकि हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीडाइज होकर H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस कर रही है। सेल रिप्रेजेंटेशन की बात अगर हम देखें तो सेल रिप्रेजेंटेशन जो यहाँ पे हमें नजर आएगा कि प्लैटिनम की सरफेस पर H2 गैस से H पॉजिटिव बन रहा है, जबकि कैथोड पर कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो है वो कॉपर सॉलिड फॉर्म कर रहे हैं, और बीच में हमारे पास है सॉल्ट ब्रिज। तो SHE को जब हमने कनेक्ट किया कॉपर के साथ तो कॉपर इलेक्ट्रोड्स ने बिहेव किया कैथोड की तरह और SHE ने बिहेव किया एनोड की तरह, जिसको हमने हाफ रिएक्शंस और सेल रिप्रेजेंटेशन की मदद से बताया है। लेकिन हमारा मुद्दा जो है, हमारा मैटर जो है वो ये नहीं है कि हाफ रिएक्शंस और सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है। हमारा मैटर ये है कि हम कैसे कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ SHE। अब इस एग्जाम्पल में हमने कॉपर ही क्यों लिया, क्योंकि कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल SHE से ज्यादा निकल कर आएगा। इस बार भी हम लोग जब वोल्टमीटर की रीडिंग फाइंड आउट करेंगे तो वोल्टमीटर की रीडिंग हमें मिलेगी 0.34 वोल्ट, और हम लोग EMF निकालने के लिए, हम ये वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फिर वही करेंगे, ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल में से कम रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस करेंगे, यानी कैथोड में से एनोड को माइनस करेंगे। अब कैथोड इस बार हमारे पास है कॉपर और एनोड इस बार हमारे पास है हाइड्रोजन। तो कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल में से हम लोग हाइड्रोजन के रिडक्शन पोटेंशियल को जब माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा ई नॉट सेल रिडक्शन पोटेंशियल, और जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी 0.34 मिल चुकी है। तो ई नॉट ऑफ कॉपर से हमने माइनस किया ई नॉट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, और इसकी वैल्यू हमारे लिए अननोन है तो इसकी वैल्यू को हमने y माना, और हम जानते हैं आर्बिट्रली रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है SHE का वो 0 होता है, तो इनकी वैल्यू पुट करने पर y माइनस 0 हमें मिला। अब जो ऊपर रीडिंग आई थी उसको हमने ई नॉट के बदले पुट किया, तो इसे सॉल्व करने पर हमारी वैल्यू जो निकल कर आ गई वो आ गई y इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट्स। तो यहां पर हमने कॉपर के लिए भी रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया। इससे पहले एग्जांपल में हमने जिंक जिसने एनोड की तरह बिहेव किया था SHE के साथ, उसका रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट किया। उसको देखकर हम कह सकते हैं कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल जो है SHE से कम होता है, इसीलिए SHE 0 से कम निकलकर वो माइनस 0.76 निकल कर आया। लेकिन कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि कॉपर ने बिहेव किया किसकी तरह, कैथोड की तरह, तो हम कह सकते हैं कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो SHE से ज्यादा होता है, और इसीलिए कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है 0.34, जो कि हाइड्रोजन यानी SHE का रिडक्शन पोटेंशियल 0 से ज्यादा होता है 0.34। तो जैसा कि हमने देखा, हमने कॉपर और जिंक के लिए रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ SHE।
इस तरह से हम किसी भी मेटल के लिए SHE फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में एक सवाल ये आ रहा होगा कि सर हमारे सामने अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि इसका अननोन रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करिए, एक अननोन इलेक्ट्रोड है, तो पहली बात ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने शायद ना दिखाई दे, लेकिन अगर दिखाई भी देगा तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ये दी जाएगी कि करंट की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम SHE टू दैट अननोन इलेक्ट्रोड और फ्रॉम दैट अननोन इलेक्ट्रोड टू SHE। तभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि अननोन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा। जिस तरह से हमने जिंक और कॉपर के लिए इलेक्ट्रोड्स के लिए हमने रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट किया, उसी तरह से हम लोग बाकी सब इलेक्ट्रोड्स के लिए भी रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करके रख लेते हैं और हम लोग उसको अरेंज करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी वो एलिमेंट जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है उसको सबसे ऊपर, और वो एलिमेंट या वो इलेक्ट्रोड जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है उसको सबसे नीचे। और इस डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, ताकि हमें बार बार रिडक्शन पोटेंशियल हर एक एलिमेंट का फाइंड आउट ना करना पड़े। हर बार हम लोग इस टेबल को, इस सीरीज को रेफर करके हम लोग अननोन इलेक्ट्रोड्स का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं या यूज कर लेते हैं डायरेक्टली, बिना किसी कैलकुलेशन के। इस सीरीज को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ये सीरीज आपको ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर थोड़ी देर पहले से ही नजर आ रही है। तो एक तो यूज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ये हो गया कि हम लोग अननोन इलेक्ट्रोड्स के लिए या किसी भी डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के लिए उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है वो इससे निकाल सकते हैं, इससे ले सकते हैं। दूसरा यूज ये भी हो सकता है कि हम लोग किसी भी सेल की स्पॉन्टेनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी स्पॉन्टेनिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना होता है कि EMF हम सेल का फाइंड आउट करें, हम ज्यादा वाले में से यानी कैथोड में से एनोड को माइनस करें, राइट वाले में से लेफ्ट वाले को माइनस करें, और अगर वैल्यू जो है E0 यानी EMF की वैल्यू अगर जो है वो पॉजिटिव आएगी, कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो ही प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा, फिजिबल होगा। लेकिन अगर EMF ऑफ द सेल जो है वो 0 या नेगेटिव आएगी तो प्रोसेस जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो दूसरा एप्लीकेशन हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ये भी कह सकते हैं कि एक प्रोसेस को की स्पॉन्टेनिटी भी हम लोग इसकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? हम लोग EMF फाइंड आउट करेंगे कैथोड में से एनोड के रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस करके, और अगर इसको माइनस करने पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तभी वो सेल स्पॉन्टेनियस है, वो अपने आप काम कर रही है, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, और वरना 0 और माइनस आने पर वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे करना चाहूंगा ये कि जैसा कि आपको टेबल में नजर आ रहा है, स्क्रीन पर बनी हुई टेबल में नजर आ रहा है आपको कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में E0 लिखती है, यानी सबसे ऊपर वाले का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है और सबसे नीचे वाले का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जैसे कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं, आप टेबल में देख पा रहे हैं कि F2 का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो F2 जो है सबसे आसानी से रिड्यूस होगा क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, रिडक्शन करने की ताकत इसके पास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेंस इसके पास ज्यादा है, और जो खुद आसानी से रिड्यूस होगा वो दूसरों को ऑक्सीडाइज बहुत अच्छे से करेगा। यानी जो आसानी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से खींच लेगा, तो खुद खींचेगा तो वो रिड्यूस होगा और जिनसे खींचेगा वो ऑक्सीडाइज होंगे। तो यानी F2 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि खुद रिड्यूस हो रहा है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर खुद ऑक्सीडाइज होगा, आप सबसे नीचे जाके देखें, लिथियम खुद ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि E0 यानी रिडक्शन पोटेंशियल करने की ताकत इसके पास बहुत ही कम है, -3.04 है, तो खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरों को रिड्यूस करेगा। यानी लिथियम बहुत अच्छा या सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और F2 बहुत अच्छा या सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन मैं आपके सामने करता हूं ये कि जब भी हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल्स का मेजरमेंट कर रहे होते हैं या जब भी हम लोग EMF मेजर कर रहे होते हैं किसी भी सेल के लिए, हम लोग जो E0 लिखते हैं वो हमेशा रिडक्शन टर्म्स में लिखते हैं क्योंकि E0 जो वर्ड है उसका नाम मतलब होता है, उसको हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो इसीलिए जो टर्म लिखी जाती है, मैंने भी लिया, चाहे वो एनोड हो, चाहे वो कैथोड हो, चाहे वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो, चाहे वो रिडक्शन हाफ सेल हो, जो हमने E0 की वैल्यू रिप्रेजेंट की वो हर बार हमने रिडक्शन के टर्म्स में की, चाहे ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो एनोड पर, तब भी हमने रिडक्शन की टर्म्स में ही एक्सप्लेन किया, ना कि ऑक्सीडेशन, क्योंकि E0 रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अभी तक जो भी स्टडी हमने की
वो सब हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस पर की। स्टैंडर्ड कंडीशंस में एक बार फिर से आपको याद दिलाता हूं, कंसंट्रेशन 1 मोलर, प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर 298 केल्विन। कंसंट्रेशन 1 मोलर, यानी जो भी हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया था इससे पहले तक, उसकी कंसंट्रेशन जो थी वो 1 मोलर थी। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार 1 मोलर हो, लेकिन अगर 1 मोलर होगी तभी रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो E0 कहलाएगा और E0 की वैल्यू फिक्स होती है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर के सिवा कुछ और होगी तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नहीं कहलाएगा, E के ऊपर नॉट या थीटा नहीं आएगा, और ऐसे रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नहीं कहेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं कि कंसंट्रेशन में होने वाले बदलाव की वजह से रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू में, यानी नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू में क्या चेंज आता है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए जिस टर्म को हम लोग यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं नर्न्स इक्वेशन। इस इक्वेशन की मदद से हम लोग एक रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करते हैं, E नॉट नहीं लगाया उसके ऊपर, यानी नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और कंसंट्रेशन के बीच में। आइए देखते हैं वो क्या है। हमने एक हाफ सेल ली है जिसमें एक इलेक्ट्रोड पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में Mn पॉजिटिव n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर रहा है और वो मेटल सॉलिड फॉर्म कर रहा है। इस हाफ सेल के लिए अगर हम देखें कि नर्न्स इक्वेशन क्या होती है, नर्न्स ने हमें इक्वेशन दी बहुत सालों पहले, वो इक्वेशन क्या है आइए देखते हैं। पर जो नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ है वो इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ, यानी नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो इक्वल है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के, प्लस में उसमें एक फैक्टर ऐड किया जाता है और वो फैक्टर होता है RT/NF ln, यानी नेचुरल लॉग, और जिसमें हम लोग जो रिएक्टेंट के आयंस और रिएक्टेंट के जो कंपाउंड्स होते हैं वो न्यूमरेटर में होते हैं और प्रोडक्ट के जो आयंस से कंपाउंड्स होते हैं वो डिनोमिनेटर में होते हैं। मैं यहां पर प्लस लेकर चलता हूं, लेकिन कुछ रेफरेंस बुक्स या कुछ बुक्स में यहां पर माइनस साइन भी दिखाया जाता है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। अगर हम यहाँ माइनस दिखाएंगे तो ln यानी लॉग होने की वजह से यहाँ पर जो ये न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ माइनस लेंगे तो m सॉलिड ऊपर आएगा और m के ऊपर n पॉजिटिव नीचे आएगा। लेकिन मैं क्योंकि प्लस ले रहा हूं, मेरे लिए प्लस कैलकुलेट करना ज्यादा आसान होता है, प्लस को हैंडल करना ज्यादा आसान होता है, इसलिए यहां पर आयन जो है वो ऊपर आया है और सॉलिड जो है वो नीचे आया है। ऐसे कोई भी रिडक्शन रिएक्शन होगी उसके लिए हम लोग इसी तरह से नर्न्स इक्वेशन लिख सकते हैं। यहां पर कुछ कांस्टेंट्स दिए गए हैं जैसे कि R, T, N और F। R, T, N और F। R की वैल्यू जिसे हम गैस कांस्टेंट बोलते हैं उसकी वैल्यू हम लोग लेते हैं 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर T हम जानते हैं 298 केल्विन, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं सारी। N जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज है, यानी जो इलेक्ट्रोड है, जो आयन है, वो कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर रहा है। अगर यहाँ पर ये 2 मोल्स को कंज्यूम कर रहा है तो यहाँ पर वैल्यू 2 आएगी, यहाँ 3 को कर रहा है तो ये 3 आएगी, 6 है तो 6 आएगी, जितने भी मोल्स इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर रहा है मेटल बनाने के लिए। और F जो है इसे हम लोग फेराडेज कांस्टेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू जो है 96487 आती है। कैसे, वो आप स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और ये आपको पता भी होगा कि 1 यूनिट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्स, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर मिलने वाला चार्ज जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्स होता है। लेकिन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.022 × 10⁻23। एक रिएक्शन के अंदर जितने भी मोल्स लिखे होते हैं वो उतने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन नहीं। जैसे इस गिवन रिएक्शन में जो Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव्स M सॉलिड है, यहाँ n इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिए गए, यहाँ n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं। तो इसीलिए 1 मोल में अगर 6.022 × 10⁻23 है तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? तो हमने क्या किया, एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई किया 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, और जो वैल्यू सॉल्व करने पर आई 96487 कूलम्स निकल कर आई, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम भी कह सकते हैं। यानी 1 फेराडे या फेराडेज कांस्टेंट जो है इट इज द चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके साथ साथ यहां पर हमें नेचुरल लॉग दिया गया है, और नेचुरल लॉग आज की मॉडर्न कैलकुलेशंस में हम लोग यूज नहीं करते। आज की मॉडर्न कैलकुलेशन में हम लोग लॉग बेस 10, जिसे हम लोग LOG यानी लॉग या लॉगरिथम्स भी कहते हैं, इस नेचुरल लॉग को जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं
मॉडर्न लॉग में तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है 2.303। तो ये सारी वैल्यूज क्या क्या, आर के बदले 8.314 पुट किया हमने, टी के बदले 298 केल्विन पुट किया हमने। अच्छा, एन की वैल्यू और अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग होगी, इसलिए एन की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट नहीं कर रहे हैं। एफ के बदले हमने फेराडेस कांस्टेंट के बदले हमने 96487 या 96500 भी पुट कर सकते हैं, वैल्यू में बहुत डिफरेंस नहीं आएगा। और एल एन के बदले 2.303 यहां पर मल्टीप्लाई हुआ इस पूरे फ्रैक्शन में और लॉग पुट किया। इन सारी वैल्यूज को सॉल्व किया, हमें सॉल्व करके दिखाना नहीं होता, हमें रिजल्ट याद रखना होता है, इसलिए मैं आपको करके दिखा नहीं रहा हूं। इन सबको सॉल्व करने के बाद हमें जो रिजल्टेंट मिलता है, हमें जो वैल्यू मिलती है वो कुछ इस तरह से मिलती है। तो यानी वो नॉन इक्वेशन जो हमें सॉल्व करनी है, जो हमें यूज करनी है, वो कुछ ऐसी मिलेगी। सबको सॉल्व करने पर आर टी ओवर एन एफ एल एन, इस पूरे को सॉल्व करने पर हमें जो रिजल्ट मिला 0.059 ओवर एन लॉग रिएक्टेंट के आयंस या रिएक्टेंट के कंपाउंड्स न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर के आयंस या डिनोमिनेटर के कंपाउंड्स वो डिनोमिनेटर में, प्रोडक्ट के आयंस डिनोमिनेटर में। इस रिएक्शन को जो हमें दी गई है एक हाफ सेल के लिए, हम कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो आयन की फॉर्म में हमें दिया गया है ये एक ऑक्सीडाइज स्टेट में होता है, और ये जो हमें सॉलिड की फॉर्म में दिया गया है ये रिड्यूस स्टेट है। मतलब एक मेटल जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज Mn पॉजिटिव, और एक आयन जब रिड्यूस होता है तो मेटल सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी M सॉलिड। इसलिए हमने इसे ऑक्सीडाइज स्टेट का और इसे रिड्यूस स्टेट का। और अगर इस टर्म्स में हम नॉन इक्वेशन डिफाइन करें तो ये वैल्यू जो है Mn पॉजिटिव के बदले हम लोग ऑक्सीडाइज स्टेट लिख देंगे और M सॉलिड के बदले हम लोग रिड्यूस स्टेट लिख देंगे। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी। तो Mn पॉजिटिव आयन के बदले हमने ऑक्सीडाइज स्टेट लिख दिया और M सॉलिड के बदले हमने रिड्यूस स्टेट लिख दिया। इस तरह से भी हम लोग नॉन इक्वेशन को फॉलो कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हमें डेरिवेशन करके नहीं दिखानी होती, हमें सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना होता है, अच्छे से हमें वैल्यू पुट करना आना चाहिए, बाकी नॉन इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आइए अब हम एक कंप्लीट सेल के लिए, एक कंप्लीट गैल्वेनिक सेल के लिए नॉन इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पर फिर से एक गैल्वेनिक सेल ली, क्योंकि आप देख रहे हैं जिंक और कॉपर का कॉम्बिनेशन यूज किया गया, लेकिन यहाँ पर हमने जो कंसंट्रेशन 1 मोलर थी वो 1 मोलर ना लेकर C1 और C2, C1 C2 कोई भी वैल्यू हो सकती है बट 1 मोलर नहीं हो सकती, ली है। तो जिंक जो है सॉलिड, वो जिंक 2 पॉजिटिव आयन में ऑक्सीडाइज हो रहा है और कंसंट्रेशन है उस Zn2 पॉजिटिव आयन की C1, वो कुछ भी हो सकती है, और कॉपर 2 पॉजिटिव जिसकी कंसंट्रेशन है C2, वो कुछ भी हो सकती है, 1 मोलर नहीं हो सकती बस, और वो कन्वर्ट हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है किसमें, कॉपर सॉलिड में। अब इस कंप्लीट सेल के लिए, क्योंकि आप जानते हैं एक हाफ सेल अकेले कभी भी काम नहीं करता, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, हमने इससे पहले हाफ सेल के बारे में बात किया। अब हम लोग एक कंप्लीट सेल के लिए बात करेंगे कि कैसे हम लोग नॉन इक्वेशन की वैल्यूज अप्लाई करें और कैसे हम लोग उसे नॉन इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले जब हमें एक सेल दी गई है, सेल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है कुछ इस तरीके से, यहां पर कोई वैल्यू लिखी दी जा सकती है 0.1, 0.2, 0.5, 0.6, कुछ भी, बट वो 1 मोलर और 1 मोलर नहीं होगी। और अगर वो 1 मोलर और 1 मोलर होगी तो हमें नॉन इक्वेशन की जरूरत नहीं है। उस केस में हम लोग ईएमएफ स्टैंडर्ड निकालकर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड निकालकर सीधे हम लोग ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कंसंट्रेशन 1 मोलर अगर नहीं है, जैसा कि यहां पर है, तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एनोड पर क्या हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या हो रहा है। तो यहां पर जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है Zn2 पॉजिटिव आयन में, हमने लिख दिया। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो यहां पर जो है, इसे हम यहां पे भी रख सकते हैं, तो यहां पर जो है वो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो है वो रिड्यूस हो रहा है कॉपर सॉलिड में, इस तरह से। अब हम सेल रिएक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। तो सेल रिएक्शन निकालने के लिए हमने पहले भी किया है, एनोड पर होने वाली रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और कैथोड पे होने वाली रिएक्शन यानी रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दोनों को हम ऐड करेंगे, जो कि मैंने कर दिया। तो हमें जो वैल्यू नजर आ रही है, हमें जो रिएक्शन निकल आ रही है, जिसे हम सेल रिएक्शन कहेंगे, वो कुछ इस तरह से मिलेगी। तो अब हमारे पास सेल रिएक्शन है, और जब हमारे पास सेल, ये 3 स्टेप हमने कर दिए, हर बार ये करने होंगे, इनके बिना अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आपके रिजल्ट्स मे भी सही ना आए। तो सबसे पहले हमने सेल रिप्रेजेंटेशन को ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल में कन्वर्ट किया, जो कि बहुत आसान है, आसानी से हम कर सकते हैं। फिर हमने उसको ऐड करके सेल रिएक्शन बनाया। अब हम नॉन इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे, कैसे देखते हैं। तो इस बार जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सेल का होगा, क्योंकि ये कंप्लीट सेल है, यहाँ कोई इलेक्ट्रोड नहीं है, इसलिए ई सेल
इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल आप जानते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग, ई नॉट ऑफ कैथोड यानी ई नॉट ऑफ यहाँ पर कॉपर से ई नॉट ऑफ हम जिंक माइनस कर देंगे। ई नॉट ऑफ कॉपर हम जानते हैं 0.34 था और ई नॉट ऑफ जिंक जो था हम जानते हैं माइनस का 0.76 था। दोनों को माइनस करने पर यानी इसकी वैल्यू से इसकी वैल्यू को माइनस करने पर वैल्यू जो आई थी वो 1.10 वोल्ट आई थी, वो यहां पर आएगी। इसके बदले बीच में हमारे पास मैं लेके चल रहा था प्लस, आपकी मर्जी है आप प्लस लेके भी चल सकते हैं माइनस भी, लेकिन आपको अच्छा ये रहेगा मेरे हिसाब से चीजों को लेते हुए चलें क्योंकि सारी चीजें आप इस हिसाब से समझ रहे हैं। तो ये था, साथ में हमारे पास 0.059 अपॉन में n था। n अब कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, यहां पर जिंक भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है और कॉपर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है। 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर रहा है और ये 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, यानी n की वैल्यू इसके एग्जाम्पल में कितनी होगी, 2 होगी। तो दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल नहीं होता तो हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उस चीज को इक्वल करते हैं। तो वो इक्वल हो गई है, ऑलरेडी है, तो इसलिए जो वैल्यू निकल कर आई हमारे सामने वो 0.059 अपॉन में 2 लॉग। और मैंने बताया था जो भी रिएक्टेंट साइड में आयंस और स्पीशीज हैं उनको हम न्यूमरेटर में रखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस लिया है, और जो भी प्रोडक्ट साइड में आयंस और स्पीशीज हैं उनको हम लोग डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो रिएक्टेंट न्यूमरेटर और प्रोडक्ट डिनोमिनेटर, जो कि कह सकते हैं हम लोग Kc, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इनवर्स भी है। फिर से ध्यान दीजिएगा, फिर से ये समझना बहुत जरूरी है कि जो भी रिएक्टेंट में आयंस और स्पीशीज थे वो हमने न्यूमरेटर में रखे हैं उनकी कंसंट्रेशन, और जो भी प्रोडक्ट में आयंस और स्पीशीज थे उनकी कंसंट्रेशन को हमने नीचे रखा है। अब एक बात गौर करने वाली ये है कि यहाँ पर जिंक हमें सॉलिड दिखाई दे रहा है और कॉपर हमें सॉलिड दिखाई दे रहा है, यानी जिंक भी प्योर है और कॉपर भी प्योर है। सॉलिड मतलब सॉलिड और लिक्विड हम जानते हैं प्योर होते हैं, एक्वस स्टेट और गैसेस स्टेट जो है वो इम्प्योर हो सकती है। तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की जो कंसंट्रेशन होती है वो हम लोग क्या लेके चलते हैं, 1 लेके चलते हैं। कितने लेके चलते हैं, 1 लेके चलते हैं। हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, वो फिक्स होते हैं 1। तो यानी जिंक सॉलिड के बदले भी हम 1 पुट कर सकते हैं और कॉपर सॉलिड के बदले भी हम लोग 1 पुट कर सकते हैं। तो हमने जिंक सॉलिड और कॉपर सॉलिड के बदले 1 जब पुट किया तो हमें जो रिलेशनशिप मिल गई कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0.059 ओवर 2 0.059/2 लॉग बचा क्या न्यूमरेटर में, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, और Zn सॉलिड 1 हो गया, कॉपर सॉलिड भी 1 हो गया, तो डिनोमिनेटर में क्या बचा, Zn2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। अब कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो हमने ले रखी है दैट इज C2, यानी यहां पर हम C2 पुट करेंगे, वो जितना भी है 0.1 0.2 0.5 0.6 कुछ भी है, और Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी, C1, तो यहां पर हम C1 पुट करेंगे, यानी लॉग C2/C1 कह सकते हैं। उसकी वैल्यू जो भी हो वो पुट करके लॉग अप्लाई करके इसको हम सॉल्व कर देंगे। ई नॉट की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल रखी है 1.10। ऐसे कोई भी 2 इलेक्ट्रोड्स हमें दिए गए हों, कोई भी एक कंप्लीट सेल दिया गया हो, बिल्कुल इसी तरह से हम लोग पहले सेल रिप्रेजेंटेशन को कन्वर्ट करते हैं सेल रिएक्शन में। सेल रिएक्शन लिखने के बाद हमारे लिए नॉन्स इक्वेशन में पुट करना बहुत आसान हो जाता है। हमें ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, जो कैथोड वाला होता है उसके ई नॉट से जो एनोड वाला होता है उसके ई नॉट को माइनस कर देते हैं, तो हमें ई नॉट सेल की वैल्यू मिल जाती है, और उसके बाद 0.059 अपॉन में n होता है। n यानी कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, इस केस में इलेक्ट्रॉन का लेन देन 2 हो रहा है। जिंक भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है और कॉपर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन इक्वल है, तो इसलिए n की वैल्यू 2 है। और नहीं इक्वल होता तो हम इक्वल करते हैं और लॉग में रिएक्टेंट के आयंस की कंसंट्रेशन और साथ में दूसरे स्पीशीज की कंसंट्रेशन अपॉन में डिनोमिनेटर के आयंस की कंसंट्रेशन और दूसरे स्पीशीज की कंसंट्रेशन को पुट करके सॉल्व करते हैं, हमें नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाता है। तो अभी हमने देखा कि नॉन्स इक्वेशन को किसी भी एक फुल सेल के लिए, एक कंप्लीट सेल के लिए कैसे हम लोग पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं बच्चों आपको उस पर बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं जो मैं चाहूंगा कि आप जरूर ट्राई करें, क्योंकि आप ट्राई करके समझ पाएंगे कि डिफिकल्टीज क्या आती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉपर जो है वो एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है 2 पॉजिटिव आयन में जिसकी कंसंट्रेशन C1 है, और सिल्वर आयन जो है जिसकी कंसंट्रेशन C2 है वो रिड्यूस हो रहा है सिल्वर में, यानी कॉपर एनोड है और सिल्वर कैथोड है। एक बात और, यहां पर कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, लेकिन सिल्वर यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि सिल्वर पर चार्ज जो है वो +1 है, यानी इलेक्ट्रॉन का लेन देन यहां पर इक्वल नहीं होगा, वो आपको करना पड़ेगा। कैसे करेंगे आप, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए सिल्वर को 2 बार होना पड़ेगा। अब इस बात को आप कैसे समझकर करते हैं वो देखते हैं, देखना यही है। तो इतना वीडियो आपको देखने के बाद आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है ट्राई करना, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। आगे चलते हैं, आइए अब हम लोग नॉन्स इक्वेशन के बाद बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc
और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल में। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल। क्यों, देखते हैं। अब यहां पर नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू को क्या हुआ, उसके बाद हम क्यों नहीं कर रहे, तो देखते हैं। सेल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर हम फिर से वही डैनियल सेल ले रहे हैं जो हमारी स्टैंडर्ड सेल थी, जिसमें जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है Zn2 पॉजिटिव आयन में, और कॉपर आयन जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं कॉपर में। अब हम जानते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो होती है, तो जब इक्विलिब्रियम होगा तो उस वक्त पर जो होता है कि सेल काम करना बंद कर देती है। सेल काम करना बंद कर देगी मतलब जिंक जो है वो Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट नहीं हो रहा और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा, और उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो है वो रिड्यूस नहीं हो रहे और वो कॉपर सॉलिड नहीं बना रहे। यानी उस वक्त पर जो है वो नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि सेल काम नहीं कर रही है तो इसलिए नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो जीरो है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जीरो नहीं है। क्यों जीरो नहीं है, क्योंकि जिंक और कॉपर 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड हैं। जब तक अलग अलग इलेक्ट्रोड यूज होंगे तब तक ई सेल जो है, ई नॉट यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ईएमएफ जो है वो किसी भी सेल के लिए जीरो नहीं होगा। तो यहां सेल काम नहीं कर रही है, इसलिए नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू जो है वो जीरो है। अब इक्विलिब्रियम पर हमने क्या किया, हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट किया, इसको हम कहते हैं केसी। तो केसी की वैल्यू जो निकल कर आ गई, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब क्योंकि कॉपर सॉलिड और जिंक सॉलिड दोनों ही सॉलिड हैं और प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन जो होती है हम लोग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो केसी की वैल्यू जो निकल कर आ गई वो निकल कर आ गई Zn2 पॉजिटिव अपॉन में कॉपर 2 पॉजिटिव, क्योंकि कॉपर सॉलिड कंसंट्रेशन 1 और जिंक सॉलिड कंसंट्रेशन 1, दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो 1 कंसीडर की जाएगी। क्यों, ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अब अगर हम इस इक्वेशन के लिए नॉन इक्वेशन निकाले जो भी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, तो क्या निकल कर आया था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.059 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयन, यानी रिएक्टेंट के आयन ऊपर और प्रोडक्ट के आयन नीचे। तो इस तरह से कुछ इसका नॉन इक्वेशन निकल कर आया था। अब हम अगर इसे देखें तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इन्वर्ट है, रिवर्स है, तो इसलिए हम यहां पर जो वैल्यू है वो 1/kc पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इन्वर्ट है। तो हमारी जो नॉन इक्वेशन निकल कर आ गई वो इस तरह से निकल कर आ गई। एक बात और, इस केस में ई सेल जो है वो जीरो है, यानी इस ई नॉट सेल की जो वैल्यू है वो कितनी है, जीरो है। तो अभी हम इसे अगले स्टेप में जीरो देखेंगे, रखेंगे, आगे देखते हैं। अब ई सेल जो है क्योंकि इक्विलिब्रियम पर प्रोसेस हो रहा है तो इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई, जीरो हो गई। ई नॉट सेल यहां पर प्लस है और यहां पर 1/kc है, लेकिन लॉग में 1/kc है, तो लॉग की मदद से क्या मैं इसे केसी कर सकता हूं। उस केस में यहां पर साइन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, नेगेटिव। कैसा हो जाएगा, माइनस। एक बार फिर बताता हूं मैं आपको। तो हमने क्या किया, हमने 1/kc के बदले केसी पुट करने की कोशिश की, जिससे लॉग की हेल्प से यहां पर साइन माइनस आ गया और ये वैल्यू कुछ इस तरह से नजर आने लगी। तो ई नॉट सेल हमारा जीरो था क्योंकि इक्विलिब्रियम पर, ई सेल हमारा जीरो था क्योंकि इक्विलिब्रियम पर ई सेल जो है वो जीरो होता है। और इस इक्वेशन को जो नेगेटिव है हम उठाकर इधर ले गए, तो हमारे पास जो फाइनल रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरह से नजर आने लगा कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059/2 log kc। तो ये एक रिलेशनशिप मिल गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट kc और ई नॉट सेल, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल। एक बात ध्यान देने वाली ये है कि इक्विलिब्रियम जब अटेन हो जाता है किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन के वक्त या किसी भी गैल्वेनिक सेल के दौरान, तो वहां पर ई सेल की जो वैल्यू है वो जीरो होगी, यानी एट इक्विलिब्रियम नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो जीरो होगा। और रिलेशनशिप कुछ इस तरह से आएगी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल जो है वो इक्वल होगा 0.059/2। 2 डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है वहां, उसके बाद कुछ और वैल्यू भी हो सकती है, log kc। आइए अब हम लोग बात करते हैं कंसंट्रेशन सेल की। कंसंट्रेशन सेल एक खास तरह की सेल होती है जहां पर दोनों ही इलेक्ट्रोड जो हैं सेम मेटल से बने होते हैं। इनफैक्ट जिन इलेक्ट्रोलाइट्स में इनको डिप किया होता है वो दोनों भी सेम मेटल की ही इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं। फर्क सिर्फ यहां पर इतना होता है कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है और इसकी जो कंसंट्रेशन है, दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट होंगी, यानी मेटल भी सेम,
सॉल्ट भी सेम जो इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए यूज किया गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज किया गया, बस फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों की कंसंट्रेशन जो है उनमें बदलाव है, डिफरेंट है। इसकी कंसंट्रेशन अगर हम माने C1 है तो इसकी कंसंट्रेशन C2 होगी। अब इनके बीच में अभी हमने देखा सर्किट कंप्लीट नहीं है। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम लोग बीच में एक कंडक्टिव मेटालिक प्लेट से इन दोनों कंटेनर्स को जोड़ देंगे। ये मेटालिक कंडक्टर प्लेट है जो करंट के ट्रांसमिशन को होने देगा, जिससे सर्किट कंप्लीट होते हुए यहां पर कंडक्शन होता रहेगा। तो हम बात करते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन की, कि यहां पर सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में हम देखें तो यहां पर कॉपर एनोड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और बना रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है C1, जबकि कैथोड पे कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो है जिसकी कंसंट्रेशन C2 है वो रिड्यूस हो रहा है और बना रहा है कॉपर सॉलिड, और बीच में है हमारे सॉल्ट ब्रिज। तो ये तो इस प्रोसेस का सेल रिप्रेजेंटेशन हुआ। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली ये है, बाकी जो सेल्स हमने देखी, कंसंट्रेशन सेल्स जो हमने दूसरी सेल्स देखी जिन्हें हमने गैल्वेनिक सेल नाम दिया था, जिनके बारे में हम अभी तक पढ़ रहे थे, उन सभी में यहां पर और यहां पर डिफरेंट मेटल्स यूज किए गए थे, और जिनके बीच में जो रिडक्शंस का पोटेंशियल था जिसको हमने नाम दिया था EMF, उसकी वजह से करंट जो है फ्लो कर पा रहा था। एनोड इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था और कैथोड इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, जिसकी वजह से यहां पर ऑक्सीडेशन और यहां पर रिडक्शन हो रहा था। लेकिन इस कंसंट्रेशन सेल में हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही मेटल सेम है, यानी ये भी कॉपर मेटल से बनी इलेक्ट्रोड है, एनोड पर भी और कैथोड पर भी। तो क्या यहां पर जो है वो वोल्टमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो करेगा? क्या यहां पर वोल्टमीटर कोई रीडिंग दिखाएगा? क्योंकि दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल में, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान देने वाली ये है कि यहां पर जो हमने सॉल्ट यूज किया है इसकी कंसंट्रेशन जो है वो C1 है, और यहां पर जो हमने सॉल्ट यूज किया कॉपर सल्फेट, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो C2 है। यानी दोनों ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, और इस डिफरेंस की वजह से जो ये वोल्टमीटर है वो रिडक्शन पोटेंशियल शो करेगा, डिफरेंस इन रिडक्शन पोटेंशियल शो करेगा। यानी यहां पर EMF की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ये सेल काम करेगी, और वो वैल्यू कितनी होगी और किन चीजों पर डिपेंड करेगी देखते हैं। अब हम लोग इस सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन लिखने जा रहे हैं, तो वो रिएक्शन कुछ ऐसी नजर आएगी। अब हम यहां पर देख पा रहे हैं कॉपर सॉलिड से कॉपर 2 पॉजिटिव जो फॉर्म हुआ है, कॉपर सॉलिड से कॉपर 2 पॉजिटिव जिसकी कंसंट्रेशन C1 है, और कॉपर 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन C2 से कॉपर सॉलिड फॉर्म हुआ है। अब हम यहां पर देख पा रहे हैं कि कॉपर सॉलिड और कॉपर सॉलिड से कॉपर सॉलिड कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें मिला कॉपर सॉलिड, कॉपर आयन जिसकी कंसंट्रेशन C2 है और कॉपर आयन जिसकी कंसंट्रेशन C1 है, यानी रिएक्टेंट के आयन कन्वर्ट हो रहे प्रोडक्ट के आयन में। अब हम नॉन इक्वेशन निकालें तो नॉन इक्वेशन क्या होता है? E सेल इज इक्वल टू E0 सेल प्लस 0.059। यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है क्योंकि कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेन देन कर रहा है, 2 पॉजिटिव है। 0.059 ओवर 2 लॉग। अब रिएक्टेंट के आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? C2, और प्रोडक्ट के आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? C1। तो इसलिए हमने डायरेक्ट C2 पॉजिटिव ना लिखकर C2 और C1 लिखा। अब ये है क्या? कंसंट्रेशन सेल, जिसके अंदर दोनों ही इलेक्ट्रोड्स, बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ सेम मेटल्स, यानी दोनों इलेक्ट्रोड सेम मेटल से बने हैं, कॉपर कॉपर या जिंक जिंक जो भी है, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है। तो मेटल तो सेम है। अब मेटल जब सेम है तो उस केस में जब भी मेटल सेम होगा, यानी इन कंसंट्रेशन सेल E0 सेल जो होगा, E0 सेल जो होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। किसकी वैल्यू 0 होगी? E0 सेल की जो वैल्यू है वो 0 होगी। अब E0 सेल की जो वैल्यू 0 होगी तो E सेल जो है, अब E0 सेल की वैल्यू जब 0 हो गई तो E सेल किसके इक्वल आ गया? 0.059 ओवर 2 लॉग C2 अपॉन C1 के। जब E0 सेल 0 हो गया, क्योंकि कंसंट्रेशन सेल है, दोनों इलेक्ट्रोड सेम मेटल से बनी है, तो दोनों इलेक्ट्रोड्स का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस है, कॉपर की फर्स्ट इलेक्ट्रोड यानी एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो 0.34 होगा, तो दूसरी इलेक्ट्रोड भी कॉपर से ही बनी है, उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 होगा, और 0.34 में से 0.34 को माइनस करेंगे तो स्टैंडर्ड EMF जो है वो 0 आ जाएगा। तो वो 0 होने के बाद जो नॉन स्टैंडर्ड EMF है वो किसके इक्वल हो जाएगा? उस फ्रैक्शन के जो बदलाव हो रहा था किसमें? E0 सेल में। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल नॉन स्टैंडर्ड EMF जो है वो डिपेंड इस बार किस पे कर रहा है?
कंसंट्रेशन, डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन पर, यानी जो थोड़ा बहुत करंट प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत ज्यादा करंट यहाँ प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत करंट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है वो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ यहाँ पर जीरो नहीं हुआ है, ई सेल यहाँ पर जीरो नहीं हुआ है, सिर्फ स्टैंडर्ड ईएमएफ यहाँ पर जीरो हुआ है। तो आइए इन दोनों बातों को अब हम सम अप करते हैं। तो हमारे पास कंसंट्रेशन सेल हमने पढ़ा, और कंसंट्रेशन सेल में मैंने आपको बताया कि दोनों ही इलेक्ट्रोड्स, एनोड हो और कैथोड हो, दोनों ही सेम मेटल से बनी होती है, और जब सेम मेटल से बनी होगी तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो जीरो होगा, यानी डिफरेंस इन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि ई नॉट सेल जीरो होगा, दैट इज ई नॉट सेल। तो यानी कंसंट्रेशन सेल के लिए ई नॉट सेल जीरो होता है, जबकि इक्विलिब्रियम पर अगर कोई प्रोसेस हो रहा हो या कोई गैल्वेनिक सेल काम कर रही हो, यानी प्रोसेस में जो है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा, करंट पास नहीं कर रहा, तो उस केस में नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ यानी ई सेल जीरो होगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में। कंसंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल यानी स्टैंडर्ड ईएमएफ जीरो होगा, जबकि इक्विलिब्रियम पर जो नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ है वो जीरो होगा। ये दोनों में डिफरेंस है, याद रखने वाली बात यहां पर बहुत जरूरी है। आज के वीडियो में, आज की क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 चीजों के बारे में बात की थी, जिनको एक बार फिर से सम अप करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी गैल्वेनिक सेल की, उसकी वर्किंग की। फिर हमने दूसरे नंबर पे बात की स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, जिसकी मदद से हम लोग किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, उसकी एप्लीकेशन मैंने आपको दिखाई थी। तीसरे नंबर पर फिर हमने बात की थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अननोन इलेक्ट्रोड्स के रिडक्शन पोटेंशियल निकालकर हमने एक सीरीज बनाई थी, और उसकी एप्लीकेशन की भी हमने बात की थी, और उस सीरीज को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फिर हमने बात की थी नॉन्स इक्वेशन की, जो कि नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को और कंसंट्रेशन के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। फिर हमने बात की थी 5वें नंबर पर रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल के बीच में। और लास्ट में अभी हमने बात की कंसंट्रेशन सेल की, एक ऐसी सेल जहां पर एनोड और कैथोड दोनों ही सेम मेटल से बने होते हैं, लेकिन जो करंट फ्लो करता है वो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की वजह से करता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। केमिस्ट्री बाय केमटॉक्स विथ विवेक सर।